हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। तो आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में हमारे जो प्रस्तावना है उससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है। प्रस्तावना से कैसे प्रश्नों को हम कर सकते हैं और कैसे विभिन्न शब्दों का विभिन्न अर्थ क्या है। दूसरी चीज़, कई बार जो प्रस्तावना, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना मुख्यतः, जैसे कोई भी आप किताब लेते हो तो प्रस्तावना उस किताब की जो होती है वह उस किताब के बारे में एक संक्षिप्त विवरण होता है कि अगर आपने प्रस्तावना पढ़ ली, मान लिया किसी भी किताब की या इंडेक्स पेज पे जो लिखी हुई है, तो आप समझ जाओगे कि इस बुक के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। जो चीज़ें किताब के अंदर होती हैं उसी एक पन्ने में समाहित करके आपको दे दिया जाता है, उसका संक्षिप्त रूप, उसी को हम बोलते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना पढ़ने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातें हैं जो प्रस्तावना से पढ़ने से पहले जान लें। तो वो ये है कि सबसे पहली बात तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 19 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? हमारे चाचा नेहरू जी द्वारा। ठीक है, हमारे कौन थे? पंडित नेहरू जी। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रियम्बल इंट्रोड्यूस करी। ठीक, और उसको 22 जैन यानी 22 जैन 1900 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। ठीक, इसके बाद जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ये कई बार वन लाइनर में आ जाते हैं या मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। जैसा कि सबसे पहले एन ए पालकीवाला जी ने कहा कि जो हमारी प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का पहचान पत्र है। क्या? कि जो एन ए पालकीवाला जी ने क्या कहा कि जो हमारी प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का पहचान पत्र है, यानी प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज के एम मुंशी जी ने क्या कहा कि जो हमारी प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है वो हमारी राजनीतिक कुंडली है। क्या है? राजनीतिक कुंडली। जैसे आप किसी को कुंडली दिखाते हैं तो कुंडली देख के वो उसमें बहुत कम चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन फिर भी वो कई सारी चीज़ें बता देता है। तो वैसे ही प्रियम्बल देख के कोई भी बता सकता है कि भारतीय संविधान में क्या दिया हुआ है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। फिर तीसरे आते हैं हमारे ठाकुर भगवान दास जी, बट ठाकुर भार्गव जी। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी प्रियम्बल है ये संविधान की आत्मा है। उन्होंने क्या कहा कि ये हमारी संविधान की आत्मा है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल में हमारी दिया क्या हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, कि भारत को एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की तथा उन सब में बंधुत्व को सुनिश्चित करने वाले, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करें, अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, हमने एक बार पढ़ ली। अब हम एक वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे संविधान के तत्व क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, कि हमारे जो संविधान है उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। पहला तो है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, हम भारत के लोग, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसको शक्ति किससे मिलती है, यानी जो भारतीय संविधान है उसकी पावर कहाँ से आती है? हम लोगों से। किससे? हम लोगों से। हम में से कौन आता है? भारत का हर एक वो नागरिक जो भारत में रहता है वो भारतीय संविधान को शक्ति देता है। यानी भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया? हम लिख लेंगे कि पहला एलिमेंट यहाँ पे लिख लेंगे कि जो हमारे संविधान का स्रोत है, संविधान का स्रोत। तो हमारे संविधान का स्रोत कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद प्रगति कैसी है, जो हमारा संविधान है उसका नेचर क्या है, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है, वो कैसा होगा हमारा संविधान बनने के बाद, जो उसमें नियम बनाए जाएंगे, जो भी आर्टिकल हैं वो किस ओर से भारत को एक कैसे देश के रूप में बनाना चाहते हैं। प्रभुत्व संपन्न। कैसा? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। कैसा बनाने के लिए? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, नेचर हो गया। थर्ड एलिमेंट आता है कि इसका पर्पज क्या है। ये तो हमने जान लिया कि प्रगति कैसी है, कि हमारा कैसा जो होगा उसकी
नेचर कैसा होगा या उसका प्रकृति कैसी होगी। तीसरी चीज़ हम समझते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। पहला न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय के 3 स्तर होते हैं। न्याय का सिर्फ मतलब यह नहीं होता कि सामाजिक न्याय, न्याय आर्थिक भी होना चाहिए और राजनीतिक भी। तो पहला न्याय सुनिश्चित करना तीनों स्तरों पे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आप ध्यान से अगर देखोगे तो यही सारे हमारे क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की तथा बंधुत्व सुनिश्चित करने के लिए हम जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करें। तो हमारा तीसरा एलिमेंट जो है वो हमारा क्या है, संविधान का उद्देश्य यानी पर्पज क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पज क्या है। तो पर्पज क्या है हमारा, न्याय सुनिश्चित करना सब में, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। फिर स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, और इसी में हमारा देखेंगे तो हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी भी आता है। जैसे आप सामाजिक न्याय के लिए तो देखते हैं कि हमारे समानता के अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की। फिर आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए हमने यहाँ देखा डीपीएसपी में आर्टिकल 39C ऐसे करके दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि राज्य को भी कई सारे मतलब कानून बनाने के लिए बोला जाता है कि आप ऐसे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करो। फिर बंधुता सुनिश्चित करने के लिए और समानता और प्रतिष्ठा के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएँ। उसके बाद बात आती है कि चौथा है कि ये लागू कब हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ था। हम सब बच्चे जानते हैं 26 जनवरी कब लागू हुआ था। ये जो हमारा इसमें दिया हुआ है 26 जनवरी 1949 को, लेकिन इसको अंगीकृत और अधिनियम और आत्मसमर्पित किया गया था। इस दिन लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। ये हमारा नवंबर में बन के तैयार हो गया। इसके कुछ हिस्सों को उसी वक्त अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर लिया गया था, लेकिन ये पूर्णतः लागू कब होता है हमारा, 26 जनवरी 1950 को, ठीक। अब हम वन बाय वन सारे वर्ड्स को ध्यान से समझते हैं कि इसमें जो भी दिया हुआ है इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, और ये जो हमारे नेचर इनका है, या इससे भी कि ये जो समाजवादी शब्द है इससे क्या तात्पर्य है, हम इन शब्दों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला कहता है कि हम भारत के लोग, यानी ये जो संविधान है जो बन के तैयार होगा ये किसके ऊपर लागू होगा, हम सभी भारतीय लोगों पे, ठीक। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, यानी हम संप्रभुता, प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है हमारी संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु राष्ट्र क्या होता है, संप्रभु राष्ट्र वो होता है ऐसा कोई भी देश या लगभग ऐसे सारे देश जिन पर किसी विभिन्न देश का या किसी भी राष्ट्र का कंट्रोल ना हो, वो अपने सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वो किसी भी विषय पर या किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो, और उसको कोई भी देश का ऐसा नहीं कि प्रेशर में आके, जैसे कॉलोनियल टाइम पे बात करें तो फिर जो ब्रिटेन से लॉ बन के आता था वो इंडिया में एप्लीकेबल होता था। और तो सबसे पहला तो बोला कि हम प्रभुत्व संपन्न हैं, यानी हम अपने कानून से हम बनाएंगे, हमारे जो भी निर्णय होंगे वो हम कैसे लेंगे, खुद से लेंगे, ठीक। दूसरा ये वर्ड समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इनको पहले से ध्यान से समझ लो, एक ये शब्द और एक ये शब्द, ये हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नहीं थे। ये कब जोड़े गए हमारे 42nd अमेंडमेंट से, किससे, 42nd अमेंडमेंट 1976 से। कौन कौन से वर्ड, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो जो भारतीय संविधान है वो किसकी बात करता है, समाजवाद की। समाजवाद क्या, कि जो भी भारत में रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी कि जो भी भारत का मतलब पैसा है वो एक जगह संकुचित नहीं होगा। मान लिया 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से किसी 10 लोग के पास और 100 ही रुपए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी 10 लोग के पास 90 रुपए होंगे और किन्हीं 90 लोगों के पास 10 रुपए होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत देश को ऐसा बनाएंगे जिसमें हर व्यक्ति के पास समान मतलब बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आइडियलिस्टिकली देखा जाए तो यह संभव है नहीं, लेकिन हम यह प्रयास करेंगे। क्या करेंगे प्रयास, कि हर व्यक्ति के पास समान संसाधन उपलब्ध हो और धन एक जगह संकुचित ना हो। इसी वजह से हम देखते हैं कि 1991 तक की हमारी जो इकोनॉमी रहती है या क्लोज्ड इकोनॉमी रहती है, फिर यूएसएसआर का फॉल और उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, वो सब आपके इकोनॉमी का पार्ट है। यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि भारतीय संविधान कैसा है, समाजवादी। कैसा, समाजवादी, ठीक।
समाजवादी, अच्छा भारतीय संविधान ऐसा नहीं, भारतीय संविधान या भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह कैसे, मतलब भारतीय संविधान यूएसएसआर और चाइना से अलग है, क्यों? क्योंकि हम मिश्रित तरीके का समाजवाद फॉलो करते हैं, यानी कि हम निजी क्षेत्र को तो बढ़ावा देते ही हैं, लेकिन कुछ विषयों पर सरकार का भी प्रभुत्व रहता है ताकि जो धन का संकुचन है वो किसी एक तरफ ना हो जाए, यानी आर्थिक समानता बनी रहे। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द होता है कि भारत का, अच्छा यहाँ पे एक और शब्द आता है सेक्युलरिज्म, यानी कि सेक्युलरिज्म एक शब्द दिया हुआ है सेकुलर। ये इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म अलग कैसे है, यानी भारत कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, यानी हमारे लिए सारे धर्म समान होंगे, सारे धर्म समान होंगे, यानी हम किसी भी धर्म के लिए भेदभाव नहीं करेंगे कि ये भारत, मान लिया ये भारत है हमारा, ठीक, ये सारे धर्म समान है, तो हम ये नहीं कि इस एक्स रिलीजन या ये वाई या ये जेड या फिर ये ए, तो हम ए रिलीजन को बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे, बी को नहीं करेंगे, सी को करेंगे और डी को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारा भारतीय संविधान कहता है कि हम ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम सभी धर्मों को बराबरी से ट्रीट करेंगे। वहीं पे वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है वो कहता है कि स्टेट और रिलीजन दो अलग चीज़ें हैं। वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या कहता है कि जो स्टेट होगा वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन से दूर रहेगा, बेसिकली रिलीजन और स्टेट का कोई लेना देना नहीं। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है, वो कहता है कि स्टेट का लेना देना है, और इसीलिए हम देखते हैं कि आर्टिकल हमारा 25 से लेके 26, 27 और 28 तक की ये सारे आर्टिकल हमारे मिलते हैं, यानी लेना देना है, लेकिन वहाँ पे हम सभी धर्मों के लिए समान बर्ताव करेंगे, ठीक। उसके बाद अगली बात आती है, हमारा जो अगला शब्द आता है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी भारत में जो शासन की व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, लोकतंत्रात्मक होगी, डेमोक्रेटिक, ठीक। तो अब कभी भी भूलेंगे नहीं। अब हम यहाँ पे एक शब्द और याद रखते हैं कि कई बार हमसे पूछ लेता है परीक्षाओं में प्रश्न कि पहले कौन सा आता है, पहले समाजवादी आता है कि पहले पंथ निरपेक्ष आता है कि पहले लोकतांत्रात्मक आता है कि पहले प्रभुत्व संपन्न आता है। तो इसको याद रखने के लिए हम, ठीक, इसको याद रखने के लिए हम बहुत छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे, कौन सी, प्रसन्न लोग, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ तो लोग सारे क्या हो गए, खुश हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। तो प्रा से क्या आएगा, प्रभुत्व संपन्न, सा से समाजवादी, और ना से ये अंक की बिंदी से याद रखना पंथ निरपेक्ष, और लोग से लोकतंत्रात्मक, ठीक है, समझ गए। तो हम क्या याद रखेंगे, प्रसन्न लोग, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो लोग क्या हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, ठीक। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, इसके बाद बात आती है, कहता है जस्टिस। जस्टिस यानी न्याय। न्याय, न्याय का तात्पर्य यह नहीं होता कि केवल हम सामाजिक न्याय देंगे। जैसे हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले या जब भारतीय संविधान नहीं था, पहले का जो हमारा भारतीय समाज था ऊंच नीच और कई वर्गों में बटा हुआ था। तो सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हम सोशली सबको इक्वल करेंगे, यानी कोई भी किसी से छोटा बड़ा नहीं होगा, सारे लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। आर्टिकल 15 इसमें आ जाता है कि किसी के आधार पर भेदभाव इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि वो किस जन्म से है, कहाँ उसका क्या धर्म है, या किस वो रेस का है। दूसरी चीज़ आती है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, मान लिया इकोनॉमिक जस्टिस है कि किसी एक व्यक्ति के पास ऐसे 50-100 बीघे खेती है और किसी के पास 100 लोगों के पास 1 बीघे भी नहीं है, तो अंत में अगर हम ये वाला न्याय दे भी ले सोशल, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको अर्न करने के लिए इनके पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन रिसोर्सेज का होल्ड किसने कर रखा है, जिनके पास मान लिया हमने 100 बीघे खेती है या 100 बीघे लैंड होल्ड कर ली या फैक्ट्रीज होल्ड कर ली पहले से ही। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि लैंड रिफॉर्म्स आए, जो अगर आप सबको याद हो, बाकी आप रिवीजन करते हैं कि नहीं करते मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको याद हो 1951 में जो हमारा लॉ बनता है, तो हमारा जैसे अनुसूचियाँ पिछली क्लास में पढ़ी, तो हमने जाना कि 9th शेड्यूल में दिया हुआ है लैंड से रिलेटेड लॉज है, उनमें चेंज नहीं होगा, ठीक। तो सॉरी, चेंज होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब नहीं वायलेशन माना जाएगा फंडामेंटल राइट का, 1951 में ऐड किया गया था। तो उस वजह से जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से इकोनॉमिक जस्टिस श्योर होता है। और फिर पॉलिटिकल जस्टिस,
जिससे हम देखते हैं कि सीटें रिजर्व करना। कई बार वुमेन्स के लिए सीटें रिजर्व करी जाती हैं, SC STs के लिए तो रिजर्व की जाती हैं, वुमेन्स के लिए भी होती हैं और OBC कैंडिडेट्स के लिए भी होते हैं, ताकि जैसे किसी भी एक मान लिया वर्ग का किसी भी स्थान पे प्रभुत्व है, ठीक, तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे सीटें आरक्षित नहीं करी जाएंगी तो उसके प्रभाव से कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर चुनाव ही नहीं लड़ेगा। तो जब हमारा पॉलिसी मेकर ही न्याय, सामाजिक न्याय या आर्थिक न्याय कैसे सुनिश्चित कर देगा जब वो राजनीतिक तौर पर न्याय नहीं है सुनिश्चित कर रहा है, ठीक। उसके बाद बात आती है लिबर्टी की। तो सबसे पहले अच्छा इनको कैसे याद करेंगे, अभी हम जब आगे फंडामेंटल राइट्स याद करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 14 में क्या आता है, जस्टिस, ठीक। फिर हमारा 14 से 18 तक जस्टिस आता है यानी न्याय, समानता, समानता के अधिकार। फिर हमारा आता है राइट लिबर्टीज, लिबर्टीज ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी सोचने की, विचार करने की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है धर्म और उपासना, और इसी वजह से हमारा जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको अश्योर करता है कि आप कोई भी धर्म मानो, आप कैसे भी उपासना करो, कुछ भी पूजा करो, आपको स्टेट मना नहीं करेगा। तो हमारा सेकुलरिज्म क्या है, हमारे लिए सारे समान हैं, ठीक। फिर समानता, प्रतिष्ठा और अवसर तथा उनमें बंधुता सुनिश्चित करेंगे। हम क्या सुनिश्चित करेंगे, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, और उनमें बंधुता सुनिश्चित करेंगे। जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रता, एकता और अखंडता, ये भी हमारा अखंडता शब्द है, ये 1976 में जोड़ा गया था, कौन से, 42nd अमेंडमेंट से। 42nd अमेंडमेंट को और क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अखंडता को सुनिश्चित करें। तो हमारा ये प्रियम्बल का हिस्सा समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अच्छा एक टॉपिक और है, इसी क्लास में हम एक ही साथ समझे लेते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हम इसको बहुत ही जल्दी देख लेंगे। हमारा दिया हुआ है, पहला तो हमने कि भारत शासन अधिनियम 1935, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था पहली दूसरी क्लास में कि 35 की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज मेजरली दिखता है वो 1935 का ही अधिनियम का एक बड़ा भाग है। तो वहाँ से हमने क्या लिया, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। जैसे हमने जब चार्टर एक्ट पढ़े थे तो वहाँ पे भी देखा था आपातकालीन उपबंध, तो मैंने बताया था कि वहाँ से हम कैसे देखते हैं यहाँ पे आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक। फिर तो हमने क्या समझा, 1935 के अधिनियम से क्या लिया, संघीय तंत्र यानी फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विसेज कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से, यहाँ से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अच्छा इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पे है, वेस्टमिंस्टर नाम के शहर में। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, कन्वेंशन यानी मंत्रिपरिषद प्रणाली, परंपरागत लेख, संसदीय विशेषाधिकार, जिम्मेदार सरकार, ठीक। समझ गए बच्चा, आगे बढ़े। हमने यूएसए से क्या लिया, यूएसए से याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की सिद्धांत यानी कि जुडिशियल रिव्यू। और यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, क्योंकि कई बार हमें लगता है उपराष्ट्रपति का पद हम भूल जाते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया, यूएसए से, यूएसए से कहाँ से लिया है, यूएसए से। और फिर उसके बाद इम्पीचमेंट, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। उसके बाद आयरलैंड से क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी। आयरलैंड से हमने क्या लिया, डीपीएसपी। और क्या लिया, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। अच्छा अब ये तो क्या हो गया ना, इतने एग्जाम में पूछ लिया कि ये पुराना हो गया, तो अब ना अगर आयरलैंड से पूछते हैं तो ये देख हो सकता है ये पूछ लें, बाकी उनका जो मर्जी पूछने का तो पूछेंगे ही। तो हम क्या याद, ये और क्या याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है। उसके बाद कनाडा से, कनाडा से हमने लिया है फेडरल सिस्टम यानी सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी ऐसी कोई भी विषय जिसपे न राज्य अभी तक राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, न केंद्र को बनाने का, न समवर्ती सूची में है, तो वो पावर किसके पास चली जाती है, हमारे सेंटर के पास। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यानी जुडिशियल 143 नंबर आर्टिकल, ठीक है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसके पास आर्टिकल नंबर 143 में वो प्रेसिडेंट को सजेशन दे सकता है। अब इसको नहीं याद रखेंगे, बस वैसे बता दिया, बाद में इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल
स्लाइड नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, समवर्ती सूची, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और संसद के दोनों सदनों की बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। कई बार इसमें क्वेश्चन में इंग्लैंड दे देता है, सॉरी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को हम नहीं मानेंगे, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया को याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद जर्मनी से क्या लिया है। अच्छा, एक चीज है इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, जर्मनी से कई बार लिख देते हैं आपातकाल में जर्मनी टिक कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम तो पूरा पढ़ते नहीं, आदत ही नहीं हमारी, बस आपातकाल देखा खत्म, आगे बढ़ो ना। आपातकाल नहीं जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, वहां से जब आपातकाल लागू होता है तो हमारे जो मूल अधिकार होते हैं उनका निलंबन लिया गया है। जो हमारे मूल अधिकार हैं, आपको आगे पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि हमारे मूल अधिकार जो हैं वो इनफोर्सिएबल हैं हर सिचुएशन में। लेकिन जब कभी भी आपका इमरजेंसी लग जाती है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर ये नहीं कि आप कहीं भी मन कुछ भी बोलो कुछ भी करो, क्योंकि ये इमरजेंसी लगी हुई है। लेकिन जीने का अधिकार और आत्मदैहिक स्वतंत्रता फिर भी खत्म नहीं होती, अपनी सुरक्षा का अधिकार, वो सब बात का टॉपिक है। लेकिन हम यहाँ से क्या याद रखेंगे कि आपातकाल नहीं जर्मनी से लिया गया, क्या लिया गया, मूल अधिकारों का निलंबन, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट द फंडामेंटल राइट्स, सॉरी इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद स्लाइड नंबर 10, यूएसएसआर से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडल्स ऑफ जस्टिस। ये कब जोड़े गए थे, ये भी 42nd अमेंडमेंट, ठीक। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, गणतांत्रिक प्रस्तावना व स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, ठीक है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, अमेंडमेंट पावर। अमेंडमेंट पावर से क्या मतलब है कि जो और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संशोधन प्रक्रिया, मतलब भारतीय संविधान ना बहुत कठोर है ना बहुत लचीला है। ऐसा नहीं कि आप उसमें जब मर्जी चाहो ब्रिटेन की तरह चेंज कर लो या अदर कंट्रीज की तरह चेंज ही नहीं हो सकता, बहुत टफ है, जैसे यूएस वगैरह हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं, जहां भारतीय संविधान बनाने वालों को लगा कि यहाँ पे लचीलापन जरूरी, उन्होंने वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दी, और जहां उन्हें लगा कि रिजिडिटी जरूरी है, उन्होंने वहाँ कठोरता दी, ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं हम जापान से क्या लिया गया, प्रोसीजर स्टैब्लिशमेंट बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म हो गई, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। और प्लीज़ क्लास में सिर्फ वीडियो ना देखिए, नोट्स बनाते रहें, बहुत छोटे छोटे नोट्स, एकदम एक एक पेज के, और ध्यान से आपको जो समझाता हूँ बस उसको याद रखो, और इसको ध्यान से बस लिखते जाना है, वन लाइनर डाल के लिखते जाना, और ध्यान से इसको बस समझते जाना है। और प्रीवियस क्लास हमेशा रिवीजन करते रहे, वरना आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे भूलते जाओगे। सो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो, चैनल को लाइक क्यों ही करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।